जितने भी हमारे लोकसभा के उम्मीदवार रहे, जितने भी हमारे विधानसभा के सदस्य हैं या जिन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, उन सबको निमंत्रण जाएगा। उसके अलावा हर कॉन्स्टिट्यूंसी में लंबी यात्रा है, तो जो भी नेता हमारे जो सम्मानित सीनियर्स हैं वो जिस स्टेज पे भी उसको ज्वाइन करना चाहें वो उनकी सुविधा अनुसार होगा। इसीलिए छोड़ी भी थी मैंने पार्टी में। बीजेपी का इकलौता सिटिंग सांसद था जो वहां से छोड़ के आया था। और खतरा तो देखिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने बचा लिया, नहीं तो मेवात को आग की भट्टी में झोंक दिया। मेरी तरफ से हरियाणा प्रदेश के सभी कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उनको निमंत्रण जाएगा, और काफी मैं कहूँ आधों को जा भी चुका है। जितने भी हमारे लोकसभा के सांसद हैं, जितने भी हमारे लोकसभा के उम्मीदवार रहे, जितने भी हमारे विधानसभा के सदस्य हैं या जिन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, उन सबको निमंत्रण जाएगा। उसके अलावा हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी प्रमुख नेता हैं पार्टी के, उन सबको निमंत्रण जाएगा। एआईसीसी के जितना भी हमारा शीर्ष नेतृत्व है उनमें मैं कई लोगों को तो निमंत्रण दे चुका हूं, और कुछ को अगले 2-3 दिन में हम देंगे। जैसे मैंने कहा कि बहुत लंबी यात्रा है, तो जो भी नेता हमारे जो सम्मानित सीनियर्स हैं वो जिस स्टेज पे भी उसको ज्वाइन करना चाहें वो उनकी सुविधा अनुसार होगा। लेकिन हमारी तरफ से सबको निमंत्रण दिया जा रहा है और जाएगा, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। एक सवाल मेरा है कि अभी कल तो हालांकि चेंज हो गया, उदय भान जी अब प्रधान नहीं रहे। उदय भान जी से जब ये सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा कि मुझे इस यात्रा की कोई जानकारी नहीं है, ना ही ये कोई हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का कोई कार्यक्रम। ये हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का मुख्यालय है, इसके सभागार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूं, चुनाव लड़ा था, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं। मेरा यह मानना है पैदल यात्रा का नेगेटिव तो कुछ होता ही नहीं। कांग्रेस के हिसाब से ही कह रहा हूं, हर हिसाब से। देखिए, प्रयास बड़ा हो या छोटा हो वो तो लोगों ने निर्धारण करना है कि वो प्रयास कितना कारगर साबित हुआ। लेकिन मेरा ये जरूर मानना है कि हमारी तरफ से जो प्रयास है ये प्रदेश में भाईचारा और कांग्रेस में एकजुटता लाने में अपनी अहम भूमिका निभाएगा। इसीलिए छोड़ी भी थी मैंने पार्टी में। बीजेपी का इकलौता सिटिंग सांसद था जो वहां से छोड़ के आया था। और खतरा तो देखिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने बचा लिया, नहीं तो मेवात को आग की भट्टी में झोंक दिया। वो जिनको हम शहरी पढ़े लिखे जिन संस्थाओं को तिरस्कार की नजर से देखते हैं, उन्हीं की भूमिका थी जो वो आग बढ़ने से रोकी गई थी। तो वो तो एक ऐसा उदाहरण था जो प्रमुखता से सबके सामने था। लेकिन उसके अलावा बीजेपी की जो विभाजनकारी राजनीति है या राजनीतिक सोच है, उसका तो उल्लेख आप जितने शब्दों में करने कमी है, क्योंकि सारी की सारी राजनीति जो है वो इसी चीज के ऊपर है कि समाज के अंदर दरार पैदा करके अनेक समुदायों के बीच में खाई पैदा करके और अपना राजनीति को सीधा किया जाए। तो उसी के विरोध में हमारी ये यात्रा है। मेरा जो हाई कोर्ट का मुद्दा है, क्योंकि मैं लिटिगेशन में हूँ, पिटीशन मैंने फाइल की हुई है, इसलिए उसके बारे में मैं स्पेसिफिकली कोई बयान नहीं देना चाहूँगा। वो तो जो कोर्ट जिस प्रकार से उसका निर्धारण करेगा वो करेगा। लेकिन बड़े स्तर पर यदि देखा जाए, वैसे तो
बहुत पहले से कहा जा रहा है, लेकिन पहले प्रमुखता थी ईवीएम्स के ऊपर। लेकिन जून के महीने में जो पहला लेख राहुल गांधी जी ने लिखा था महाराष्ट्र के संदर्भ में, कि महाराष्ट्र में किस प्रकार से इलेक्शन की चोरी की गई, वहां से शुरुआत करके और उसके बाद महादेवपुरा कर्नाटका और उसके बाद जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्या अलान जो विधानसभा थी उसके बारे में, तो एक कड़ी है और हर बार वो किसी नई चीज को प्रमुखता से सामने रख रहे हैं। अलान वाला जो विषय था वो शायद लोगों ने उसको उतना सीरियसली नहीं लिया जितना लेना चाहिए था, क्योंकि अलान की जो घटना है वो ये बताती है कि ये चोरी किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके की जा सकती है, किस प्रकार से हजारों की संख्या में वोट जो हैं वो काटे जा सकते हैं, जिसके नाम से वोट काटा जा रहा है उसको भी ज्ञान नहीं है कि तुम्हारे नाम की शिकायत दर्ज की गई है, जिसके आधार पर वो वोट काटी गई है, और जिसकी कटी है उसको भी शायद तभी पता लगेगा जब वो बूथ पे अपना वोट डालने जाएगा। तो उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग है विशुद्ध रूप से उसके ऊपर फोकस किया गया है, और वो एक बहुत ही सोचने का विषय है कि वो किसी एक हलके तक सीमित नहीं हो सकता, उसको आप पूरे प्रदेश पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, पूरे देश के इलेक्टोरल सिस्टम पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये तीन चीजें, और उसके साथ साथ जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पे उसके विरोध में जो 65 लाख वोट वहां काटे, उसके विरोध में जो बिहार में जो यात्रा चलाई गई 16-17 दिन की, तो एक पूरे देश के अंदर एक चेतना तो आई है कि सब कुछ ठीक नहीं है। और जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उससे तो मेरे ख्याल से बच्चे को जो ना भी मानना चाहता हो वो भी कन्विंस हो गया होगा कि बहुत कुछ गड़बड़ है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इस प्रकार से बर्ताव कर रहा था जैसे वो कोई संवैधानिक संस्था ना होके किसी पॉलिटिकल पार्टी का माउथ पीस हो। तो ये सारी चीजें हमारे सामने हैं, इसीलिए मैंने कहा था कि ये सीधा लोकतंत्र जो हमारा संवैधानिक व्यवस्था में दिया गया है उसको बचाने का, उस पर जो एक हमला हो रहा है उसको भी ध्यान में रखते हुए उस विषय को प्रमुखता से उठाया जाएगा। देखिए, बदलाव कुदरत का नियम है, बदलाव तो आएगा, हर चीज में आएगा। और उन्होंने जो ट्वीट किया है उसमें मुझे नहीं लगता लोग किसी व्यक्ति विशेष का नाम क्यों ढूंढ रहे हैं, उसमें तो फिर 4 नाम और भी ढूंढ सकते हो, इनमें से भी किसी का नाम नहीं है। उन्होंने जो पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर जो शीर्ष नेतृत्व है, जहां से नियुक्ति होती है, उन सब का उसमें जिक्र किया है उन्होंने। कैप्टन साहब हमारे सबसे वरिष्ठतम नेताओं में से हैं, वो समय समय पर अपनी बात कहते रहते हैं। थोड़े टाइम बाद देखेंगे कि उनका तब भी यही मत रहेगा या कुछ बदलाव आ जाएगा उसमें। मैं सबको बुलाऊंगा, मेरी राव नरेंद्र जी से भी आज बात हुई है, उनको भी मैंने निमंत्रण दे दिया।